चलिए फ्रेंड्स जोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में तो आने वाला हूँ क्वेश्चन अभी का, जो कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा फर्स्ट टर्म एग्जाम में। तो यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। इसमें से आपके 95% आपके यही पेपर आने वाला है, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। मैं आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए प्रति 10 प्रश्न पत्र का सेट फर्स्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको सेट 2 भी बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपको कल तक मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को जरूर ही देख लेना और लाइक कर देना, अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी चांस लग रहे हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र से आपका काफ़ी पेपर फंसने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यह जैक बोर्ड का है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान इनके जारी किया गया है प्रथम शाब्दिक परीक्षा इनके फर्स्ट टर्म एग्जाम 2021 और 22 का, जो कि आपको 5 मई को देखने को मिलने वाला है। तो यही आपके एग्जाम में काफ़ी फंसने वाला है, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। आपको क्लास 9th का बताने वाला हूँ विषय, आपका सब्जेक्ट इनके जो होगा वो आपका मैथमेटिक्स का बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको विज्ञान और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ हिंदी सेट वी का बता चुका हूँ। आपको समय जो मिलेगा वो आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो कि आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपका सामान्य निर्देश इस प्रकार से दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा, और प्रश्नों की जो संख्या होने वाली है वो आपकी 40 रहने वाली है, यानी 40 क्वेश्चंस आपके रहने वाली हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो होगा वो 1 अंक का निर्धारित किया जाएगा, अर्थात 40 इंटू 1 इक्वल आपका कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 ही अंक का रहने वाला है, जिसमें कि आपको बताने वाला हूँ सभी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दी जाएंगे, इनमें से सही विकल्प आपको चयन करना होगा, यानी कि आपको सही विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, इनके नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। यदि आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर फंसने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। क्या 3 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और यह परिमेय संख्या भी हो जाएगी, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्या 10√3 क्या एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, 10√3 एक अपरिमेय संख्या है और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाली अगर क्वेश्चन की बात नहीं यहाँ पर रहा है, तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इनके हमेशा इनमें से क्या होता है? तो हम जानते हैं यदि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा इनकी दो परिमेय संख्याएं हैं तो आपका उसका जो गुणनफल होगा वो भी आपका परिमेय ही संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। मान लेते हैं परिमेय संख्या है 3/4 और यहाँ पर 4/5 से हम जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 मिल रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या है, अर्थात आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही होता है, और दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर थर्ड वाली क्वेश्चन की बात करें कि 0 किस प्रकार की संख्या है? क्या 0 एक अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में यदि हम 1 लेते हैं तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ये एक परिमेय संख्या p/q के रूप में भी हो गई है, इसलिए आपको इससे क्या हो जाएगा? तो आपको बी इनके डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, ना कि प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे कि वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे एक बटा कितना होता है? 1/7 या फिर 1/4, इनके 1 या फिर माइनस का 1/4, इनके 1/4, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जिसमें माइनस आ जाए उसलिए वास्तविक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो कि आपके पॉजिटिव होती हैं। इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो चुका है। पांचवी क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर करा है 3 और 4 के बीच में से कौन सी परिमेय संख्या उपस्थित की गई है? क्या 2 पाई? क्या 3/3? 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या है? तो नहीं, 2 पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या 15/7 3 और 4 के बीच में है? तो 7 दूना 14, नहीं, ये भी आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या आपका 10/3 है? तो हम इसे देख लेते हैं, तो 3 पॉइंट, हाँ, तो ऑप्शन में आपका बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन में इसकी यहाँ पर क्या है कि 64 टू दी पावर s इक्वल टू आपका 8 है, तो n के s का मान आपको निकालना होगा। क्या निकालना है? s का मान आपको निकालना होगा। तो हम जानते हैं n के 64 क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो आपका कितना होता है? तो आपका 64 होता है। तो आपका क्या है? तो आपको यहाँ पर 8 दिखा रहा है, इसलिए जो आपका इनके s का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा? तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका मान निकल कर आ रहा है 2। और इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? तो एक चर में आपको बहुपद बताना होगा। क्या s + y एक चर में बहुपद है? तो नहीं, ये आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 2
चर दिखाई दे रहे हैं और एक्स और वाई हैं। क्या ऑप्शन में आपका बी वाला राइट हो जाएगा? 2x² प्लस का 3s प्लस का 4। हाँ, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही चर है जो कि एक एक्स दिखाई दे रहा है, वही इसमें एक चर दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद का 2s प्लस 6 इनके का शून्य कौन सा होगा। तो हम जानते हैं जो हम किसी भी पॉलिनोमियल का जो हम बहुपद निकालते हैं तो आपका किस प्रकार से आता है, तो आपको इक्वल में आपको 0 लगा देना होता है। तो 2s इक्वल आपका कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। जब हम s काटते हैं तो 2 से काटते हैं तो आपको यहाँ पर -3 बचता है। तो जो आपका आ जाएगा तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और बहुपद s की पावर 4 -3 s² -5 का जो घात होगा वह कितना है, तो आपको यहाँ पर घात 3 की 4 दिखाई दे रही है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आपको डी वाला 4 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यदि पी एस आपका s -1 है तो पी 0 का मान आपको निकालना होगा। तो हम जानते हैं पी एस के स्थान पर हमको क्या रखना है, तो 0 पुट करना है। तो 0 -1 यानी कि -1 ही प्राप्त होने वाला है, यानी कि ऑप्शन में आपका सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2s क्यूब -5s² यानी -s प्लस का 3 में s² का गुणांक आपको निकालना होगा। तो s² का गुणांक यहाँ पर -5 प्रकट हो रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं बारी में कुछ नहीं, वो इस प्रकार से रखा गया है, यदि किसी बहुपद पी एस इक्वल आपका x⁻31 प्लस का 1 को s -1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपको क्या प्राप्त होने वाला है। तो शेषफल अगर यहाँ पर बात करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले तो हम s इक्वल हम 1 रख देते हैं, तभी हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो s इक्वल जो हम 1 रखते हैं, क्योंकि s -1 है, जब हम इसके इक्वल में 0 लगाते हैं तो s इक्वल आपको क्या रखना है, तो 1 रखना है। तो p1 आपका क्या हो जाएगा, तो p1 इनके यहाँ पर क्या है, s की पावर कितनी है, तो 31 है, और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो आपको यहाँ पर p1 इनके s के स्थान पर आपको 1 रखना है, और प्लस आपका 1 है, तो आपको जो शेषफल प्राप्त होगा वो आपका 2 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। नेक्स्ट बात करें, इनमें से कौन सा बहुपद एक द्विपद यानी कि द्विपद बहुपद है। क्या s² - 9s प्लस का 14 का यह द्विपद बहुपद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप इसकी घात कितनी दिखाई दे रही है, तो 2 दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर यह क्या है, तो द्विपद बहुपद है। क्या ये वाला है, तो आपको ये दोनों ही विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे, कोई सा भी लगा दीजिएगा, आपके दोनों ही विकल्प राइट होने वाला है। नेक्स्ट की बात में s² - 9s प्लस का 14 का गुणनखंड आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें माइनस देखकर पता लग रहा है कि दोनों ही जो गुणनखंड होंगे वो दोनों ही माइनस में प्राप्त होंगे, बट होंगे कौन कौन से आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो 7 दूना 14 इनके ऑप्शन में आपका बी वाला राइट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। s² है -9s है प्लस का 14 है, तो आपको सिंपली यहाँ पर s² लिखना है, -9s लिखना है, प्लस का आपको 40 लगाना होगा। जोड़ें घटाएं तो आपके 9 आए, और गुणा करें तो आपके 14 आए। तो आपको किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा s² यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस का 7s आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2s आ जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, और यहाँ पर 7 और 2 कितनी होती हैं, तो 9 होती हैं, प्लस का आपका 14 यहाँ पर चल रहा है, और इक्वल में आपको यहाँ पर क्या जाएगा, तो s यहाँ पर आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर s और यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा, और माइनस का 2 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो s - 7 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट आपकी s - 7 आ चुकी है, और यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट आ चुकी है, वो कितनी आ चुकी है, तो s - 2 पेन की प्राप्त हो चुकी है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट था। और यहाँ पर बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि आकृति देखकर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। तो आकृति आपके सामने इस प्रकार से रखी गई है, आपके सामने आकृति इस प्रकार से है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आकृति को अच्छे प्रकार से देख लेना है। यहाँ पर क्या है, बिंदु बी का निर्देशांक आपको निकालना हो, तो बिंदु बी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बिंदु बी हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो माइनस का 5 कितना हो रहा है, माइनस का 5,2 जो होगा वही आपका बिंदु बी का जो निर्देशांक होगा, तो माइनस का 5,2 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ऑप्शन में आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्योंकि पहले जो एस का कोऑर्डिनेट होता है वाई, फिर उसके बाद में वाई का कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए एस का कोऑर्डिनेट यहाँ पर माइनस का 5 हमें मिल रहा है, और वाई में हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसलिए आपका माइनस का 5,2 आपको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले की, यहाँ पर कह रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। -3, -5 यहाँ पर कहाँ पर आपको मिल रहा है, तो -3 यहाँ पर मिल रहा है, -3 आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो -3 यहाँ पर मिल रहा है आपको, और -5 आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर -3, -5 आपको कहाँ पर मिल रहा है, मैं आपको बता चलूँ -3, -5 जो मिल रहा है आपको बिंदु ई पर मिल रहा है। किस कहाँ पर मिल रहा है, तो बिंदु ई पर मिल रहा है। तो जो आपका हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और डी का भुज आपको बताना होगा। तो मैं आपको बता चलूँ कि डी का जो भुज होता है तो वो क्या होता है, तो भुज जो होता है वो एस का कोऑर्डिनेट होता है, और इन वाई का कोऑर्डिनेट होता है, उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कोटि कहते हैं। तो डी का भुज हम देख लेते हैं। पहले तो हम लेते हैं कि डी यहाँ पर कहाँ पर हमें दिख रहा है, तो डी दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एस का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 6 दिखाई दे रहा है। बिंदु एच की कोटि आपको निकालना है, बिंदु एच की कोटि यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा। तो बिंदु एच हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो बिंदु एच आपको यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, तो बिंदु एच जो है वो आपको यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। सबसे पहले आप यहाँ
बिंदु एच आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो बिंदु एच की जो कोटि है वो -3 प्राप्त हो रही है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, बिंदु एम का निर्देशांक आपको निकालना होगा, तो बिंदु एम का जो निर्देशांक है -3,0 हो जाएगा। -3,0 ही है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बिंदु एम दिखाई दे रहा है, इसलिए -3,0 है। क्या है, तो -3,0 आपको मिल रहा है। और यहाँ पर बात करें एस और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एस और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्या एस अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु या फिर एस यानी वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु या फिर ए या बी या फिर मूल बिंदु एस और वाई अक्ष के इनके कटान क्या होता है, तो यहाँ पर होता है, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा, यानी ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर दिख रहा है यदि 2,0 रहे समीकरण 2s प्लस का 3y इक्वल आपका k है, तो k का एक हल आपको निकालना हो, तो s का यानी s के स्थान पर आपको 2 पुट करना है, y के स्थान पर आपको 0 पुट करना है, तभी आपका s का यानी k का मान आपको निकल कर आ रहा है। तो s के स्थान पर आपको यहाँ पर 2 पुट करना है और 3 यहाँ पर यानी y के स्थान पर आपको 0 पुट करना है। इक्वल में आपका क्या चल रहा है, तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। 3 से हम इनके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो k इक्वल आपको कितना चाहिए, 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो 4 मिल रहा है। ऑप्शन में आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बात में यहाँ पर दो चर वाले रेखा समीकरण का आपको मानक रूप लिखना होगा, तो a² प्लस का bs प्लस का c इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, as प्लस by प्लस c होता है, या फिर आपका a² प्लस का by², नहीं, आपका ऑप्शन में आपका बी वाला राइट हो जाएगा। दो चर वाले रेखा समीकरण में आपको ग्राफ प्रदर्शित करता है, एक सरल रेखा या फिर आपको एक त्रिभुज या फिर एक वक्र या फिर एक परवलय है। तो दो चर वाला क्या करता है, एक सरल रेखा प्रकट करता है। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि s इक्वल आपका 5 है, y इक्वल आपका 2 है, निम्नलिखित में से किस रेखा समीकरण का एक हल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर s के स्थान पर हम यहाँ पर कितनी करते हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं तो 5 और 2 दूना 4, तो यानी 5 4 9 हो जाएगा, तो इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला तो इनकरेक्ट है। 5 है संगे 5 हम 25, तो आपका दूसरा वाला भी इनकरेक्ट है। s प्लस वाई यानी कि 5 और 2 7 होते हैं, ऑप्शन में आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये 5 2 कितने होती हैं, तो 7 होती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। रैखिक समीकरण 2s प्लस का 3y इक्वल आपका 12 का एक हल कौन सा होगा, तो आपका 2 3 6 2 दूना 4 और यहाँ पर 3 3 दिया 9, तो 4 3 कितने होते हैं, 13 होती हैं, इसलिए ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 2 3 6 और देंगे 3 दूना 6, तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं कि यदि बिंदु 2,3 s प्लस वाई इक्वल आपका k है, तो द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित k का मान आपको निकालना होगा, तो 2 और 3 कितने होते हैं, तो 5 होती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर 5 डी वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें देखिए समीकरण 4s प्लस का 3y इक्वल आपका 12 का आलेख s अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। आपको उस अक्ष के आप क्या करना है, कोऑर्डिनेट आप क्या निकालना है, तो आपको निर्देशांक निकालना होंगे। बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो आपको सिंपली क्या 4 को 16 होता है, 3,0 नहीं, ये तो आपको इंटरेक्ट हो जाएगा। 0,6 क्या इनकी यह होगा, तो आपको यहाँ पर 3 6 18, यह भी आपका नहीं होगा। 3,0 यानी 4 3 12, 3, यानी कि ऑप्शन में आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन नेक्स्ट वाले की, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी आपको देखना है कि 60 डिग्री का पूरा कोण का मान आपको निकालना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं पूरा कोण क्या होते हैं, वे दो कोण जिनका जो सम होता है वो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, वो पूरा कोण कहलाते हैं। और वे सभी कोण जिनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, उसे हम संपूरक कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। संपूरक क्या होते हैं, तो संपूरक होते हैं जिसका योग होता है 180 डिग्री। और कोटिपूरक जो है, कोटिपूरक या फिर आपके यानी पूरक जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, तो पूरक कोण होते हैं आपके 90 डिग्री। तो आपका पूरा कोण कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री का पूरा कोण होगा आपका 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन में आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर करा उस कोण की आपको माप क्या है जो अपने पूरा कोण के अधिक यानी कि आधे से 30 डिग्री अधिक है। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण से के आधे से 30 डिग्री अधिक है। माना वह x है, माना वह ऐसा यहाँ पर अपने पूरा कोण के आधे से, यानी पूरा कोण यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का आपका कितना हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर यानी प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 90 माइनस एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस एस हो जाएगा कि आधे का, इनके आधे से 30 डिग्री अधिक है। कि आधे से सबसे पहले से हम आधे करते हैं, फिर उसके बाद आपका 30 इसमें ऐड करते हैं, तो ऐसे ऐसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो 45 और 30 कितने होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 45 और 30 हम यहाँ पर यानी कि क्या करते हैं, जब हम इसे ऐड करते हैं तो 45 और 30 आपको कितना मिल रहा है, तो 45 30 कितने हो जाएंगे, सबसे पहले आप इसे ऐड कर लीजिएगा। जब हम ऐड करते हैं तो आपको कितना आता है, तो 75 डिग्री 75 डिग्री मिल रहा है। फिलहाल कि यहाँ पर कोई सभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए तो आपका बिल्कुल ही इंटरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे प्रकार से लीजिएगा। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, आधे से 30 डिग्री आपको निकालना होंगे। तो कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री होगा या फिर आपका 30 डिग्री होगा, आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। नीचे दी गई
गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है तो एंगल सी ओ ई आपको निकालना है। क्या निकालना है? सी ओ ई निकालना है आपको। जब हम इसे निकालते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है? आंसर जो निकल कर आता है वो आपका 110 डिग्री निकल कर आता है। मैंने आपको यहाँ पर निकाल लिया है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल के ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में ए बी जो है वो आपके पैरेलल है सी डी के, तो एस प्लस वाई का मान आपको निकालना होगा। एस प्लस वाई का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? ये तो आपके 130 डिग्री दिखाई दे रही है और यहाँ पर इसका भी 130 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसलिए 130 डिग्री 130 डिग्री कितना हो जाएगा? तो 260 डिग्री होना चाहिए। तो फिलहाल के आपका जो आंसर आ जाएगा वो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के सभी कोणों का जो सम होता है वो 3360 डिग्री होता है। आपको ये पता होना चाहिए। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 2 समकोण हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो 2 समकोण हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो इनकी किसी त्रिभुज, यहाँ पर क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? तो 2 समकोण हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो 2 समकोण भी नहीं हो सकते। यहाँ पर आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, समकोण की बात हो रही है तो किसी त्रिभुज में मैक्सिमम एक ही समकोण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो एक ही समकोण हो सकता है, क्योंकि यदि समकोण यानी कि यदि 2 समकोण हो जाएंगे तो वह 90 90 180 डिग्री हो जाएंगे, तो तीसरा तो 0 शून्य हो जाएगा। इसलिए तो आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट बात है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला राइट होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही समकोण हो सकता है, क्योंकि समकोण का मान होता है 90 डिग्री। और यहाँ पर बात करें कि यदि ए बी इक्वल आपका क्यू आर है और बी सी इक्वल आपका पी आर है और सी इक्वल आपका पी क्यू है, तो एंगल ए पी सी क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हुआ क्या आपका एंगल पी क्यू आर के? तो सबसे पहले देख लेते हैं ए बी सी, यानी कि ए बी जो है वो आपके क्यू आर से प्रकट हो रही है। ए बी क्या है? तो क्यू आर से प्रकट हो रही है। तो क्यू आर क्या है? तो आपका बी सी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा कौन सा इसमें सही होगा, मैं आपको लिखकर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट बात ने यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? क्या एस एस नहीं है? तो नहीं, ये तो आपकी है। तो एस 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 नहीं, ट्रिपल एस नहीं है, बाकी ये सभी हैं, क्योंकि एस एस साइड होती है जो कि एक इनकरेक्ट है, बाकी ये सभी हैं। नेक्स्ट बात ने दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो तथा वह त्रिभुज जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, तो किस प्रकार सर्वांग सम होंगे? तो दो कोण बराबर हैं, इसलिए एंगल साइड एंगल है। इनके ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि वह त्रिभुज यहाँ पर कह रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो हम जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने कुल एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। तो आपको जब हम निकालते हैं तो आपका 60 डिग्री निकल कर आता है, यानी कि ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं एस 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 नियम से, या फिर एस एस नियम से, आर एच एस नियम से, या फिर आपका ए एस एस नियम से। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो एस 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 नियम से, यानी कि ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आकृति में त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज वी ओ डी सर्वांग सम है, किस नियम से सर्वांग सम है आपको वो लिखना होगा? तो एंगल साइड से, या फिर आपको यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एंगल तो आपको यहाँ पर सी डी मिल रहा है और यहाँ पर बी मिल रहा है, तो एंगल आपको सिंपली एंगल साइड लगाना है। एंगल साइड से मिल रहा है, ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने तमाम साथियों के पास इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि 40 से 40 इसी में से आप ही आ सकते हैं, इसलिए एक बार वीडियो को जोरदार लगाकर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट